हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, हमने जो कल परिमेय संख्या शुरू किया था चैप्टर, तो आज उसकी सेकंड क्लास है और मैं इसको एक्सरसाइज तक करवाऊंगा। ठीक है, आज एक्सरसाइज तक करेंगे और ट्यूसडे को नहीं, वो शायद वेडनेसडे को 8वीं क्लास का वेडनेसडे को नंबर आएगा शायद। तो हम वेडनेसडे को हम एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले आपने दो दिन की एक जो क्लासें हैं हमें वो करनी है। और उसके बाद अगर आप बेसिक में कमजोर है मैथ में, तो आप बेसिक क्लासों को देखिए लगातार। ठीक है, आपके बीच में इन दिनों में आपने यही करना है। ठीक है, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमने सैवृत्त कर लिया था, है ना? क्या कर लिया था? सैवृत्त कर लिया था। हमने पूर्णांक भी किया, परिमेय संख्या भी, प्राकृतिक भी और पूर्ण संख्याएं भी। और उससे पहले 2 पॉइंट रह चुके थे हमारे आपको समझाने, वो समझाते पहले। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। क्या चैप्टर का नाम? परिमेय संख्या। और आज परिमेय संख्या की क्या है? सेकंड क्लास है। क्लास शुरू होने से पहले बच्चों एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, यही है बस आपसे रिक्वेस्ट। तो आइए हम जो बचे हुए 2 पॉइंट थे वो सीखते हैं। पहले हमने ये एक रेखा खींची है और यहां पर हमारा पॉइंट था 0 और इधर धनात्मक संख्याएं थी, इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इधर हमारी ऋणात्मक संख्याएं थी, नेगेटिव। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और ये -10। इस एरो का मतलब, इस चिन्ह का मतलब क्या? मैंने क्या बताया था बच्चों? इसको आगे तक बढ़ाया जा सकता। कहां तक? अनंत तक। इसको कितनी भी आगे तक बढ़ा ले, इसका मतलब यही है। जैसे सूर्य की कोई किरण होती है, जैसे ये सूर्य है और इसकी जो किरणें आती है ना, वो ये नहीं है कि हमारे शरीर पे लगी तो वो वहीं पे खत्म होगी, तो वो आगे यहां से जैसे यहां टकराया, जहां और उसका झुकाव होता है ना, वो उसी ओर मुड़ जाती है। यहां पे कोई चीज है तो यहां पे जाके वो ऐसी मुड़ जाएगी, यहां पे कोई चीज है ऐसी मुड़ जाएगी। जिस भी एंगल में उसका झुकाव होगा वो वहां मुड़ जाएगी। और ऐसे में आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप जो शीशा होता है ना, दर्पण, उसका यूज कर सकते हैं। तो सूरज की तरफ लेके चले और उसको ऐसे दीवार पे मार के देखो, उसका जो रोशनी आती है जो सूरज की, अपने आप पता लग जाएगा कि सूरज की किरणें कैसी आती हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये जहां और एरो का निशान है, इसका मतलब ये है कि इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारा जो पॉइंट बचे हुए थे वो क्या थे? देखो, हमने ये जो 0 माना था, हमने ये भी बता दिया था धनात्मक संख्याएं कौन सी होती है, ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं। हमने धनात्मक संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी और ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद मैंने बोला था, इसके ऊपर एक एरो लगाया था और मैंने ये बोला था कि ये जो क्या है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। कहने का मतलब इस रेखा पर जितने ये दर्शाए गए पॉइंट हैं उनको हम पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इन पूर्णांकों में मैंने एक बात बताई थी, इनको भी मैंने बताया था, ये हमारे क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। किस ओर? 0 के ठीक बाएं, यानी कि 0 के
ठीक बाएं जितने अनंत तक की सभी संख्याएं क्या हमारी ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक, और जीरो के ठीक दाएं हमारी क्या है धनात्मक संख्या है। शून्य के ठीक दाएं हमारी क्या है, सभी क्या है धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या। तो अब मैंने ये बात बोला था, अब ये आ गए यहां पे, इस पे तो देखो ये क्या है, एक पॉजिटिव है धनात्मक संख्या है, ये हमारे ऋणात्मक है, लेकिन ये एक ऐसा पूर्णांक है, ये जीरो है ना बच्चों, पूर्णांक है, जीरो क्या हमारा पूर्णांक है। मैंने कल एक बात बोली थी लास्ट जब क्लास खत्म सी होने वाली थी, तब मैंने बोली थी अकेला अगर जीरो लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं है। बोलने में हम बोल सकते हैं इसको परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि इसको अगर है ना इसके ऊपर अंश इसको हर मानेंगे और ऊपर कुछ लिख दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब यहां पे 3 लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी हो, p बटे q के रूप में लिखी हो और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये चिन्हों का भी मैंने बच्चों बता रखा बेसिक क्लासों में, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। इस चिन्ह का मतलब है बराबर नहीं है, हो नहीं सकता, ठीक है। सब जितने मुख्य चिन्ह होते हैं ना मैथ में, उनका सभी का मैंने सभी को बता रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा था मैं, हाँ परिमेय संख्या। अगर हम अकेली बोलने में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जीरो क्या एक परिमेय संख्या है, तब हम लिखेंगे हाँ एक परिमेय संख्या है। लेकिन हाँ लिखने के तुरंत बाद हमने एक चीज बतानी होती है, क्योंकि हम जीरो को यूज करके परिमेय संख्या लिख सकते हैं। आगे जीरो को यूज करके यानी कि प्रयोग करके हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं, और वो परिमेय संख्या है 0/1, 0/2, 0/3 एक्स्ट्रा इत्यादि। उसका क्या है, जीरो क्या है पूर्णांक है। और हमने क्या कहा है कि p और q जो परिमेय संख्या की परिभाषा थी वो क्या थी हमारी, p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, p और q पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन जीरो क्या है, जीरो एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक तो है, कौन सा पूर्णांक है, ये एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो एक धनात्मक पूर्णांक है और ना एक ऋणात्मक पूर्णांक है। हम लिख सकते हैं इसको एक नोट में लिख सकते हैं, जीरो एक नियम है बच्चों, एक है ना, ये जो आपके पेपर में जो 16 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आते हैं ना ऑप्शन टाइप, उसमें भी आ सकता है जीरो एक, कि जीरो क्या है, क्या एक जीरो पूर्णांक है। तो आप लिख सकते हैं कि जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। या आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसे पूर्णांक का नाम बताएं जो ना तो धनात्मक हो और ना ऋणात्मक। तो आपको ऑप्शन दे दिए, ए में दे दिया 1, बी में दे दिया, ऐसे बी में दे दिया 0, सी में दे दिया 4, डी में दे दिया -5। तो आप किसको बताओगे, क्योंकि इसने कहा ना तो धनात्मक और ना ऋणात्मक। ये क्या है, ये हमारा ऋणात्मक है, ये हमारा धनात्मक है, ये हमारा धनात्मक। तो हम जीरो को, क्योंकि इसको कुछ नहीं मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते, इसलिए हम इसको ही शून्य को ही हम ठीक समझेंगे। और जीरो एक ऐसा जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जिसको हम ना तो धनात्मक पूर्णांक मानते और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक मानते हैं। और जीरो अगर अकेला लिखा है और कोई परिमेय संख्या पूछ ले, हम बोल सकते हैं कि हम हाँ ये जीरो एक क्या है
परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P के रूप में तो लिख सकते हैं लेकिन Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब छोटी सी बात है बच्चों, देखो वैसे अगर अकेला लिखा है, समझने की बात है, वैसे आपको भी ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू का पता लग जाएगा। अब ऐसे ही लिखा है, हम इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये कुछ नहीं है, जीरो का मतलब कुछ नहीं है। लेकिन मैथ में अब मैंने एक लिखा है यहाँ पे और इसके बाईं ओर मैंने एक के बाईं ओर क्या लगाया, जीरो लगा दिया, तो आप क्या कहोगे इसको? क्योंकि अभी तक आपने क्या सीखा है कि इसके दाईं ओर लगाना किसी भी अंक के, मैंने यहां पे लगाया, आप क्या कहोगे? एक ही है, क्योंकि इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। अगर मैं आपको एक लिख दूं और इसके दाईं ओर लिख दूं जीरो, तो अब क्या बोलोगे आप? अब यही बोलोगे ना, ये तो 10 हो गया। क्यों हुआ? जब इसको तो कुछ मानते ही नहीं, इस जीरो का, शून्य को कुछ मान ही नहीं है, क्यों हुआ? तो इसलिए हम कह सकते हैं ये पूर्णांक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो ऋणात्मक है और ना धनात्मक, ये एक साझला पूर्णांक है। और अब किसी भी, ये जब डिजिटों में हमारे, जब मैंने 10 अंक लिखवाए थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 इनमें भी आया, ये तो ये 0 इनमें भी आया है। जब ये डिजिटों में आया है, कुछ ना कुछ इसका है, तो कुछ तो ऐसा संबंध पाएगा ना, जो इसके दाएं लगते ही इसने एक का मान 10 बना दिया, है ना? तो ये है, इसका मतलब ये इसमें कुछ शक्ति है, इसके कुछ अंदर जान है, तभी तो ये मान बदलता है दाएं लगते ही। ठीक है, कर लिया? तो इसको हम पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे कि 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, हम छोटी सी मूल बात समझते हैं। अगर हम बाएं चलते हैं तो हमारी क्या है? ऋणात्मक, और इसके ऋणात्मक का मतलब कर्जा। तो अगर हम यहां पे लगाएं कि एक, अगर हम इस जीरो को यहां लगाएं तो क्या है? एक का मान नहीं, एक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और दाएं लगाएंगे तो हम मान पे फर्क पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ना तो ये धनात्मक और ना ये ऋणात्मक पूर्णांक है, कि एक ओर लगाएं तो हम बाईं ओर लगाएं तो इस पे मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और दाईं ओर लगाते ही अंक के मान पर फर्क पड़ जाता है। अगर हम 10 के पीछे 10 के दाईं ओर 1 और 0 लगाते तो 100 बनाता है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने एक जो लास्ट की परिमेय संख्या की संवृत्ति के अनुसार वो बताई थी, एक बार मैं उसको दोबारा से, क्योंकि जल्दबाजी में वीडियो बहुत लंबी हो गई थी और उसको थोड़ा मैंने जल्दबाजी में करवाया था, कि क्या परिमेय संख्याओं की परिमेय संख्या से भाग देने पर, क्या परिमेय संख्या से भाग देने पर वो संवृत्त है क्या? ये समझ में आ गई ना बच्चों? इसको साफ कर दो, इसमें और कुछ तो नहीं रहा। एक बार फिर आपको रिवाइज करवाता हूं मैं एक बार क्लास। देखो मैंने बोला था 0 के ठीक दाएं क्या है? धनात्मक संख्या, 0 के ठीक बाएं हमारी ऋणात्मक संख्या है। जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। और 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। माइनस के यानी कि ऋणात्मक के इन्फिनिटी तक, अनंत तक, और पॉजिटिव के अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और उनमें एक पूर्णांक ऐसा आता है जो ना तो धनात्मक है और ना वो ऋणात्मक है, उसका नाम क्या है? 0 है, शून्य है। ठीक है, उसके बाद एक मूल भाषा रहेगी, फिर दोबारा बनानी पड़ती है। अब देखो बच्चों, वैसे मैंने इसमें ना एक भिन्न का, जब भिन्न शुरू करवाई ना बेसिक क्लासों में, उसमें भी बताया है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिटेल में आप देख लीजिए उसको भी, अगर डिटेल में समझना है। देखो अगर आप 0 से 1 पे गए, 0 से 1 पे गए तो इसके बीच में अब मान लिया ये मिट्टी के कण लगा लो, यहां से यहां पे कोई चीज रख दी हमने, और यहां पे किसी बंदे ने, यहां पे कोई बंदा खड़ा, चलो ऊपर बना ले,
यहां पे कोई बंदा खड़ा है, वो यहां पे खड़ा है, अगर वो एक पैर इस पे रखे, जाके इस पे पैर रखे, डिंग भरे, वो यहां से सीधा यहां पे रखे, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो भूमि आई होगी, और कुछ ना कुछ तो ऐसा मापदंड होगा जो इसके बीच में भी होगा, जो इसके बीच में भी होगा। और जो इसके बीच में होगा, मान लिया अब यहां पे मैं इसको दोबारा बना रहा हूं, यहां पे रेखा इस चीज को मैंने इनके बीच में ये पांचवा डंडा बना दिया, ये एक पांचवा डंडा बनाया, और बीच में कितना आया, 1 2 3 4 और पांचवा ये बना। समझ रहे बात, 1 2 3 4 5। अब ये बात भी कह सकते हैं, अगर वो 1 तक आया, 1 तक आने में उसने 5 डिंगे भरनी पड़ी, 0 पे खड़ा था, पहले वो इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर वो बड़े डंडे पे आया, और वो बड़ा डंडा क्या है, हमारा 1 को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा, 1 को। जब उसने वो डिंग भरी है, इन डिंगों को, और लास्ट में वो 5वीं डिंग पे गया, और उसका मान है, और इनका कोई मान ही नहीं है, इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता जब अगली ने एनर्जी खत्म करी, पैर कदम टेक किया, अपने ढींग टेक की है, तो इसका मतलब ये भी कुछ मान है। और इन मानों को कैसे दर्शाएं, इनके बीच के संबंध को कैसे दर्शाएं कि इनमें, इनके बीच में ये क्या है। इनके बीच के संबंध को हम ऐसे दर्शाते हैं, जैसे हमने यहां तक कितने कदम टेके, कितने कदम चले, 5, 0 से हम 5 तक चले, और जितने बच्चों देखो, जैसे हमने ऐसे पांचवा ये माना ना, ऐसे ही हम 4 बीच में करेंगे, 5वां इसको मानेंगे, 4 बीच में करेंगे, 5वां इसको मानेंगे, ठीक है। ऐसे ही इधर मानेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या माना, 5। अगर वो पहला कदम है यहां पे है, और उसको पहले एक कदम टेकते ही किसी की आवाज आ गई कि बस और मत चल, तू यहीं की पोजीशन बता दे कि तू और मत चल, तूने ये कदम टेका है, यहां पे आया, तो इसी की पोजीशन बता दे, तो क्या बोलेगा कि मैं तो 1 पे भी नहीं गया, तो मैं इसकी क्या पोजीशन बताऊं। तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, कुल टोटल भाग को हम हर मानेंगे। टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 भाग हो गए। और उसके बाद जो जिस पोजीशन पे खड़ा हो उसको हम अंश मानेंगे। कौन सी पे, 1 पे खड़ा हो तो उसको माना 1। और अंश और हर का संबंध किससे होता है, भिन्न से होता है। किससे होता है, भिन्न से। P यानी कि अंश बटे हर क्या कहते हैं, अंश बटे हर को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और अंश क्या हमारा 1, और हर क्या है 5, और ये बीच में क्या है, बटा। तो इसकी पोजीशन क्या हुई, 1/5। समझ रहे हो बात, इसकी पोजीशन क्या हुई, 1/5। क्लियर, इसकी पोजीशन क्या हुई, 1/5। अब हम इसकी पोजीशन क्या हुई, 1/5 हुई। अब हम यहां पे चला, एक कदम और बढ़ा, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, हम टोटल गिनती करेंगे 0 से यहां तक। अब 0 से यहां तक करेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल जितने भाग हैं वो हर के रूप में लिखेंगे, और उसके बाद जहां पे वो खड़ा है और उसको दर्शाने के लिए हम अंश का प्रयोग करेंगे, और वो अंश क्या है, 1। अब कितना होगा, वो यहां पे आ गया तो 2 हो गया, तो हम 2/5 बोलेंगे उसकी पोजीशन। तो ये क्या है, ये किस्म की संख्या ही तो है, और संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्णांक है ना। अब जब दोनों पूर्णांक है और P/Q के रूप में लिखा, P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा है, ये भी लिखा है ना, तो अंश बटे हर के रूप में लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक परिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हमारी इन संख्याओं के बीच में, जो समझाना चाह रहा हूं मैं वो बोल रहा हूं, हम
जो समझाना चाह रहा हूं मैं वो बोल रहा हूं कि हम इन्हीं संख्याओं के बीच में, इन पूर्ण संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के, पूर्णांकों के, ऋणात्मक संख्याओं के बीच में हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय संख्या आपके मन में होगा कि ये आई कहां से, ये आई कहां से, ये परिमेय संख्या कहां से आई। अब सर ने तो हमारे को सिर्फ यही बताया कि पूर्ण कोई भी अंक होता है वो पूर्ण ही होता है और उसको पूर्णांक बोलते हैं। पूर्ण, प्राकृतिक और ऋणात्मक, धनात्मक हमको तो यही बताया कि परिमेय संख्या कहां से बनी, कैसे बनी, वो हमको बताया ही नहीं। ठीक है, तो वो भिन्न अंश बटे हर और जैसे p बटे क्यू, ये ऐसे लिखी हुई है ना, ये 2/5, 1/5 है ना, तो ये परिमेय संख्या थी अपना, जिस पे चैप्टर है वो ऐसे बनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा अगली और कदम बढ़ता है, अगर अगली और कदम बढ़ता है, अगर वो यहां इसको 0 मानेगा, अब यहां आ गया वो, अगर इसको 0 मानेगा तो वही सेम कंडीशन रहेगी। जैसे इसके बीच में भी 4 डंडे, ये 5वां हो गया बड़ा। उसने कदम बढ़ाया यहां पे, यहां से लेके यहां उसने 0 मान लिया, यहां उसने क्या माना, 0 माना। यहां 0 मान लिया, जब वो यहां पे आया 3 नंबर पे, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 3/5 होगी, 3/5 होगी। अगर ये बात ध्यान में रखना, अब जो मैं बोल रहा हूं, अगर इसको 0 माना तब मानी ना 3/5, अगर हम इसको 0 मान लेंगे और यहां तक बताना, हमने सिर्फ इसके बीच और इसके बीच बताना है, और अब हम इसके बीच बता रहे थे, इसके और इसके बीच बता रहे थे, मान लिया इसको ए मानना, इसको बी मानना, इसको सी। अब तो हम सिर्फ ए और बी और सी के बीच में बताया 3/5। अगर हमने इसके बीच बताना होता ए और बी के केवल, तो हम क्या बताते यहाँ पे, फिर भी 3/5 होता, फिर भी 3/5 होता। अब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम बी को हटा दें और सीधा ए सी के बीच की बात करें, तब हमारे टोटल पॉइंट कितने बनेंगे। तब हम क्या करेंगे, यहां से, अब यहां पे 1 माना ना हमने, यहां पे 1 माना, अब 0 हम इसको मानेंगे, अब 0 क्या मानेंगे, इसको मानेंगे, 0 क्या मानेंगे, इसको मानेंगे। अगर यहां सिर्फ ऐसे मानेंगे तब हम 1 लगाएंगे, यहां पे तब हम 1 लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने सीधा ए और सी के बीच में बताना और इस पोजीशन की बताना। चलो इसकी छोड़ो, ये पहले वाली जो 3/5 बनी थी इसी की बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, हम ऐसे बताएंगे, हम टोटल गिनेंगे यहां तक, टोटल गिनती करेंगे 2 पॉइंट तक कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बने 10। तो हमारा हर बनेगा टोटल हर में टोटल लिखा जाता है, टोटल भाग कितने होंगे 10। अब हमने बताना इसका जो हमारा 3/5 बना था, कब बना था, 3 बी और सी के बीच में, केवल बी और सी के बीच में। तो हमारा क्या बना, अब यहां से हमने 0 से ही बताना है सी तक के भागों में कि ये भाग कौन सा है, ये भाग कौन सा है। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा 8वां भाग। अब हम लिखेंगे इसको, अगर ये कटते हैं तो हम काट लेंगे, 2 चौके 8 2 पंजे 10, तो हमारी भिन्नाई 4/5, क्या है 4/5। ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अब यहां तक बनेंगे और 0 से यहां तक गिनती करेंगे, 0 से यहां तक गिनती करेंगे तो हमारे टोटल भाग 15 होंगे। टोटल भाग कितने होंगे, 15 होंगे। और उसके बाद अगर यहां से यहां तक बनेंगे तो वही भाग बनेंगे जो 0 से 1 तक बने थे। क्लियर, ऐसे तो बनी हमारी परिमेय संख्या। क्या बनी, परिमेय संख्या। अब उसके बाद हमारे में, और ये 10वीं के लिए भी मुख्य है और 9वीं के लिए भी मुख्य बात है जो अब हम बताने जा रहे हैं कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे बनी, देखो जैसे हमारे बीच परिमेय संख्या आई, इनके भाग आए, तो उनके बीच में भी तो कोई ना कोई संख्या होगी, उनके बीच में भी तो कोई ना कोई संख्या होगी। एक तो ये बीच में देखो, ये खाई है और ये पहाड़ है,
बच्चों ये खाई है। अब कोई बंदर या कोई आदमी, ये छोटी सी खाई है, वैसे दिखाने बोर्ड पे दिखाने के लिए आपको कि ताकि समझ में आए। कोई बंदा यहाँ पे है, बंदर की छोड़ो, आदमी लगाओ, किसी की कोई लंबा आदमी है और उसने छलांग मारी, भागता आया और उसने यहां से सीधा यहां कूदा, एक ही डिंग में उसने यहां पार किए, ठीक है। यहां पे जल चल रहा है, ठीक है, कुछ भी लगा दो, ये थोड़ी कि अगर वो यहां से यहां तक एक डिंग में पार की और एक दूसरा आया और उस पे कूदा भी नहीं गया, नहीं कूदा गया, उसने तो चल एक डिंग में पार करी, लेकिन जिसने वो पार करी उसकी भी तो एनर्जी कुछ ज्यादा लगी होगी, उसने भागना पड़ा। और अगर ये वो यहीं पे होती और वो ऐसे आराम से चल पड़ते, एक ही डिंग में कवर होती, तब क्या था, तब उसकी कम एनर्जी खत्म होती ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर उसके बीच में हमने एक ये यहां से लेके यहां तक हमने ये छोटे भाग मान लिए, यहां से लेके मान लिया ये जो जीरो है वो ये माना, और जो एक है वो हमने चल यही मान लो, यही माना, और ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है। लेकिन अगर वो इसने यहां पे आया और ये उनकी बताओ, ये तो हमारा जैसे 1.5 भाग था ना, अब इसके 5 भाग बनाए हमने, तो ये 1.5 भाग है यहाँ का, ये इसके बीच की बात हो रही है, ये इसके बीच की बात है, ठीक है। हमारा 1/5 भाग था, और ये 1/5 भाग हमारा ऐसा था कि बहुत ही लंबा था, और उसके बीच में भी तो उसने अगर कदम टेकने पड़े तो कुछ ना कुछ कदम टेकने पड़े या कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है, इसके बीच में भी तो जगह होगी ना, कुछ ना कुछ तो पॉइंट होंगे ना, और इन पॉइंटों में भी हमारी क्या होती, बहुत सी तो परिमेय संख्या होती है और बहुत सी अपरिमेय संख्या होती है। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, जो हमारी जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हैं, चाहे वह अपरिमेय संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, वो हमारी क्या है, इसी रेखा के अंदर छिपी हुई है। क्या हमारी इसी रेखा के अंदर छिपी हुई है, और अपरिमेय संख्याओं को हम इसी रेखा पर हमें दर्शाना, क्वेश्चन आएगा 10वीं क्लास में, 10th में है ये कि परिमेय संख्या को दर्शाओ, कहां पे परिमेय संख्या है, ये कह दिया कि वर्गमूल 2, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको बताओ कि रेखा पर कहां है, तो हम वो भी सीखेंगे 10वीं क्लास में, हम वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्रम विनिमयता की ओर। क्या है, क्रम विनिमयता की ओर। समझ में आ गया बच्चों? दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपके लिए ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा, आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, हर सब्जेक्ट आपको यही मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप सहयोग करोगे तो। अगर सहयोग नहीं करोगे फिर तो वही बात है, मैथमेटिक्स की क्लास देखोगे आप, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं आपको ट्यूशन की फीस बचवाने की, सिर्फ घर ही बैठकर आप पढ़ाई करें, ठीक है, और वो कि ट्यूशन पे जाओ और वहां पे कुछ काम भी ना हो, सिर्फ आप वहीं स्कूल का काम जो कार्य होता है टीचर देते हैं वही करके वापस आ जाओ, ऐसा भी होने से मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता। हमारा सैवरित हो गया था, है ना, अब हमारा रह गया क्रम विनिमय और साहचर्य, ये हो गया, ये दो रह गए। अब हम पहले क्रम विनिमयता के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं, कि क्रम विनिमयता के अनुसार पूर्ण संख्याएं योग घटा और गुणा भाग में क्रम विनिमयता है या नहीं है, और क्रम विनिमयता को हम पहले सीखेंगे। क्रम विनिमयता का अर्थ ये होता है, अगर हमने देखो बच्चों,
चलो कुछ और बनाते हैं। ये दो लड़के हैं, दो दो दो, दो बंदों के दो दो ग्रुप बनाए। दो दो बंदों के ग्रुप बनाए बच्चों, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता, एक और इस बंदे का और एक और इस बंदे का। ये दो बंदे और ये दो बंदे, टीचर ने ग्रुप बनाए। देखते हैं तुम दो ज्यादा नंबर, तुम्हारे दो मिला के ज्यादा नंबर आएंगे या तुम्हारे दो मिला के ज्यादा नंबर आएंगे। एक बार तो ये देखा जाएगा। और ये बंदे वो कौन से हैं, ये कौन से बंदे हैं? अगर जैसे अगर हमने पहले इसको लिया, इसको बिठाया आगे और टेस्ट दे दिया, और पीछे ये इसने इसकी नकल की जो नहीं आता था, इसकी नकल की, और फिर अगली बार जो इनका रिजल्ट आया वो हमने यहां पे लिखा, देखना। और फिर ये बंदा, ये पीछे, ये अब पीछे है ना, इससे पीछे, तो फिर ये है, इसको आगे कर दिया, और ये जो है वो पीछे है। पीछे करने के बाद इनका टेस्ट लिया गया, और फिर देखने के बाद पता चला, देखें क्या तुम्हारा दोनों का टेस्ट, जो टेस्ट में इसके नंबर आए हैं क्या तुम्हारे भी सेम नंबर आए हैं? इसको आगे पीछे करने से, क्रम बदलने से। क्या किया हमने? जो बंदा, मान लिया ये S है, ये T है, तो हमारे पास ये अब T है और ये S है। पहले हमने किसको बिठाया? T को, और फिर S को बिठाया, और यहां पे पहले S को बिठाया, यहां T को बिठाया, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो अब हमारा, पहले हमने S को बिठाया और उसके बाद T ने दोनों ने मिलकर टेस्ट किया, तो हमने जो भी इसका रिजल्ट आया वो यहां पे लिखा। और उसके बाद जब हमने T को आगे किया और S को पीछे किया, और जो इनका रिजल्ट आया, जो इन्होंने परफॉर्मेंस की, उसका रिजल्ट हमने यहां लिखा। और उसके बाद हमने देखना क्या ये सेम है। अगर सेम है, और वो टेस्ट का मतलब क्या है? वो टेस्ट ये है कि हम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ के भी देखेंगे, घटा के भी देखेंगे, गुणा के भी देखेंगे, और भाग करके भी देखेंगे। इनके बीच, इनकी आपस में गुणा करेंगे। अगर इन दोनों की गुणा करी, पहले जोड़ करा, इन दोनों का जोड़ करा, तो जो आया वो यहां पे लिखा। फिर पहले इसको आगे किया, फिर इसको, फिर दोनों को जोड़ किया, फिर जैसे जो आया वो यहां पे, क्या उन दोनों को बराबर है? अगर वो बराबर है, ये भी पक्ष ये भी पक्ष बराबर है, तो हम कहेंगे वो क्या है? क्रम विनिमय है। क्या कहेंगे हम? क्रम विनिमय है। क्या कहेंगे हम? क्रम विनिमय है। अब पहले हम पूर्ण संख्या को देखेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण संख्या को देखेंगे कि वो क्या क्रम विनिमय है या नहीं है। और क्रम विनिमय को भी, पूर्ण संख्या को भी हम चार प्रकार से देखेंगे, एक जोड़ करके, एक घटा करके, एक गुणा करके, एक भाग करके। तो हम पेज नंबर 5 को पढ़ा रहे हैं, मैथ का जो पेज है HBSC बोर्ड का, जो हरियाणा बोर्ड की बुक दी हुई है HBSC की, इसकी जो बुक है गवर्नमेंट, उसका पेज नंबर 5 है। उसका पेज नंबर क्या है? 5 है। और ये सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम
के लिए MS सक्सेस पॉइंट बहुत ही फायदेमंद है। तो प्लीज आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिले। ये चैनल का नाम है MS सक्सेस पॉइंट, ठीक है। और MS सक्सेस पॉइंट ने दोस्तों एक शर्त रखी हुई है और वो मैंने शर्त आपको बताई भी है। अगर आपने डेली क्लास चाहिए है तो MS सक्सेस पॉइंट एक बात कह रहा है कि अगर तेरी क्लास पर 500 लाइक आते हैं या 2500 किसी वीडियो पर व्यू आ जाते हैं, कोई सी भी क्लास की 6ठी से 10वीं तक के लिए है ये, अगर किसी भी एक कक्षा के विद्यार्थियों ने ये कर दिया, कोई सी भी कंडीशन पूरी कर दी उस क्लास को, उसमें आपने डेली क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यह हम पूर्ण संख्या देखते हैं योग के अंतर्गत। पूर्ण संख्या कौन सी होती है बच्चों? कल पढ़े थे? अगर नहीं पढ़े तो मैं फिर बोल रहा हूं, उनको जो मैंने लिखवाया था वो प्लीज आप कॉपी पे जरूर लिखा करो और लिखने के बाद आप उनको याद किया करो। और मैथ का तो बच्चों मैथ तभी आएगा, उसका तो ये क्लियर है। जब मैथ बना उसने ये बात कही थी, मैं एक ऐसा सब्जेक्ट हूं, ऐसा सब्जेक्ट बन रहा हूं, अगर मेरे को कोई ऐसे माइंड में रखने की सोचेगा तो मैं बढ़ूंगा नहीं उसके माइंड में जाऊंगा नहीं। वो मेरी प्रैक्टिस करेगा, मेरा अध्ययन करेगा, बार बार पेन कॉपी उठा के, तो मैं उसके पास जाऊंगा, नहीं मैं जाता नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप मैथ समझना है तो कॉपी पेन लेके उसको उतारिए और फिर उसको पढ़िए और फिर पढ़ने के बाद दोबारा लिखिए, ठीक है। सम है तो उसको बार बार निकाल के देखिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे किसके अनुसार? क्रम विनिमयता के अनुसार। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो 0 से इन्फिनिटी अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? तो 0 क्या है? 0 हमारी पूर्ण संख्या है। अगर 0 में हम 7 जोड़ें, क्या आया? 7। मैंने बोला था पहले अगर जिस संख्या को लिया है फिर उसके बाद जो पीछे है उसको आगे करेंगे, आगे को पीछे करेंगे। 7 + 0 7। तो क्या ये क्रम विनिमयता के अनुसार एक सही है? क्रम विनिमय है, सही है पूर्ण संख्या के अनुसार? हाँ सही है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। अब मैं 3 + 4 या कुछ भी 7 लगा लो और 7 + 3 करूं तो हम क्या कहेंगे? 3 7 और 3 10, 3 और 7 10 और 7 और 3 10। क्या दोनों सेम है? हाँ। तो हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं योग के अनुसार क्रम विनिमय है। तो हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं योग के अनुसार क्रम विनिमय है, ठीक है। उसके बाद घटा व्यवकलन के अनुसार देखेंगे। व्यवकलन के अनुसार देखेंगे अगर हमने 7 - 3 किया तो इसका एक फार्मूला लिख लो बच्चों, a + b बराबर b + c। क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है अगर ये दोनों क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं और योग के अनुसार, ठीक है। अब उसके बाद 7 - 3 किया हमने, आया 4। अगर हमने 3 - 7 किया तो हमारा आया -4। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। ये -4 इससे 8 बड़ा है। कैसे बड़ा है? मैंने कल भी बताया था। अगर यहाँ पे 0 है और 1 2 3 4 इसकी पोजीशन यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इसको आने के लिए 8 या इसको जाने के लिए 8 रुपए चाहिए। यहां तक आने के लिए ये 4 दोस्त बनाने के लिए 8 रुपए चाहिए इसको, ठीक है। तो क्या है? बराबर नहीं है। अगर हम कुछ और भी लेंगे, 11 - 4 4 - 11 करेंगे, क्या होगा? 11 - 4 कितना आएगा? 7। और यहां पे आएगा -7। तो क्या ये बराबर है? नहीं। क्या ये बराबर है? नहीं है। और इसका अंतर कितना होगा? अगर ये इसको दोस्त बनाए तो कितने, कहां तक जाना पड़ेगा? 14 तक जाना पड़ेगा इसको।
कहां तक जाना पड़ेगा, 14 तक, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अनुसार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए से, ठीक है। ये व्यवकलन का फार्मूला है, ये योग का है, ये क्या है, व्यवकलन का है, ठीक है। बराबर नहीं है, ये चिन्ह किसका है, बराबर नहीं है, और ये क्या है, बराबर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुणा का। क्या पढ़ेंगे, गुणा का। गुणा में कुछ भी लगा लो बच्चों। 3 गुणा में 4 किया, कितना आया, 12। और फिर 4 गुणा में 3 किया, कितना आया, 12। पूर्ण संख्याएं हैं, 0 को भी ले सकते हैं, 0 गुणा में 3 या 3 गुणा में 0, 0 या ना, तो क्या दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं गुणा के अनुसार क्रम विनिमय है कि a गुणा में b बराबर है b गुणा में a के। क्या ये क्रम विनिमय है, क्या है, क्रम विनिमय है। उसके बाद हम भाग का देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, भाग। भाग में अगर हमने 4/2 लिया, कितना आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया, 2। और 2/1 है, जिसके बटे में 1 है उसको हम लिखते नहीं, ठीक है, हम सीधा 2 भी लिख सकते हैं। अब हमने 2/4 किया, अगर इसको, क्या हम बराबर है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अंश को जरूर लिखेंगे, ये 1/2 आया। क्या ये और ये बराबर है, नहीं, क्या है, नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि a/b बराबर नहीं है b/a की, कि हम इसके बराबर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्याएं भाग के अनुसार क्रम विनिमय नहीं है। भाग के अनुसार क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। ये तो हमारा पूर्ण संख्या है, क्या था ये, पूर्ण संख्या है। अब हम पढ़ेंगे क्या, क्रम विनिमय के अनुसार क्या थी, पूर्ण संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे बच्चों, पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक कोई सा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई सा भी, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। पहले हम देखेंगे योग के अनुसार, योग मैंने जोड़ करके 5 प्लस -3 इसको जोड़ते हैं। अब मैंने कल बोला था माइनस की प्लस की गुणा करेंगे, क्या होगा, क्या होगा, माइनस आ जाएगा, -3 तो आया हमारा 2। अगर हमने -3 आगे लिया और फिर उसके बाद प्लस में 5 किया तो आया हमारा, कितना आया, तो हमारा कितना आया, 2। फिर भी कितना आया, 2 आया। तो हमारा क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, पूर्णांक, पूर्णांक योग के अनुसार, पूर्णांक योग के अनुसार क्या है, क्रम विनिमय है। योग के अनुसार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो अब हम मान लिया a और b 2 पूर्णांक है, तो a प्लस -b और -b प्लस a, ये क्या है एक, और यहां भी जरूर लिखना पड़ेगा a तथा, या अगर a और b पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, तब हम लिखेंगे कि पूर्णांक योग के अनुसार क्रम विनिमय है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यवकलन। क्या घटा भी हम पूर्णांक के अनुसार क्रम विनिमय है या नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे व्यवकलन। व्यवकलन में मान लिया -3 -4 -4 किया तो हम कितना आया, -7, कि जिनके चिन्ह समान है तो हम उसको जोड़ देंगे, 4 3 7। उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे जो समान संख्या पर है, हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब अगर हमने 4 -3 किया, 4
3 किया, क्योंकि ये तो है ना व्यवकलन है, ये तो व्यवकलन है, संख्या तो ये पॉजिटिव थी, संख्या तो क्या थी, पॉजिटिव थी। अब हमने कितना किया, 4 में से 3 गया 1, क्या दोनों समान है, क्या दोनों समान है, नहीं है, तो हम लिखेंगे पूर्णांक व्यवकलन के अनुसार क्रम विनिमय नहीं है, व्यवकलन के अनुसार क्रम विनिमय नहीं है। फॉर्मूला क्या बना, a माइनस कुछ भी लगाओ अब हमने यही लिखा ना, तो अब इसको ही लिख लो, -a माइनस b बराबर नहीं है b माइनस सॉरी यहां पे है ना, देखो माइनस आएगा, ये माइनस कितना, अगर हम यहां पे किए तो प्लस हो गया, तो 4 प्लस माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या आया 7, तो क्या -7 और 7 बराबर है, क्या -7 और 7 बराबर है, नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि अब यहां पे कहेंगे माइनस a बराबर नहीं है। अब हम लिखेंगे अगर a और b पूर्णांक है तो हम कहेंगे व्यवकलन के अनुसार पूर्णांक क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम गुणा लिखेंगे, अगर -3 बटे गुणा में -4 तो कितना आया, -3 गुणा में -4 कितना आया 12 प्लस किए, क्योंकि माइनस के साथ गुणा करेंगे प्लस ही आएगा। अब -4 गुणा में -3 करेंगे तो कितना आएगा, फिर भी हमारा 12 आएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि पूर्णांक योग के अनुसार क्रम विनिमय है, तो हम क्या कहेंगे क्रम विनिमय है, पूर्णांक क्या है, गुणा के अनुसार क्रम विनिमय है। अगर हम भाग की बात करें तो -3 बटे -4 भाग में -4 बटे -3 करें तो हम क्या करते हैं, पहली भाग करते वक्त पहली विनय से कैसे, -3 बटे -4 गुणा में, गुणा करते ही हम भिन्न को बदल देते हैं, अंश को हर बना देते हैं, हर को अगली भिन्न का, तो ये हो गया। अगर हम यहां से यहां करते हैं और यहां से यहां करते हैं तो कितना आया, हम परिमेय संख्या को ज्ञात करने लगे सीधा ही। देखो अगर हमने 5 भाग में 6 ले लो, 6 भाग में 2 किया तो कितना आया, -3 आया, -3 आया। अगर हमने 2 को अगर भाग में -6 किया तो कितना आएगा, 2 बटे -6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1 बटे -3, 1 बटे -3, तो क्या 1 बटे -3 और -3 बराबर हैं, क्या 1 बटे -3 और 1 बटे -3 बराबर हैं, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो इसका हम क्या कहेंगे कि पूर्णांक क्या है, क्रम विनिमय नहीं है भाग के अनुसार, क्रम विनिमय नहीं है भाग के अनुसार। अब हम परिमेय संख्या को देखेंगे, अब हम परिमेय संख्याओं को देखेंगे, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या को देखेंगे। दोनों कक्षाएं बच्चों देख लो, दोनों क्लास हमारी 2-2 घंटे की लगभग हो जाएंगी और आपने अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैथ आपका शुरू हो गया है। अब हम परिमेय क्रम विनिमय के अनुसार परिमेय को पढ़ेंगे, परिमेय संख्या को। -2/3 प्लस 5/7
परिमेय संख्या को देखेंगे। अब एक हम इसको अलग अलग नहीं मानेंगे, इसको एक मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए इसको बी, ठीक है। तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पहला एलसीएम लेंगे, 21 बना, 7 दूनी 14 माइनस के 14 प्लस में 2 पंजे 10, कितना आया माइनस, गलती तो नहीं हो गया, ओ सॉरी 3 पंजे 15, तो यहां पे क्या आया, 1/21, क्योंकि बड़ी संख्या चिन्ह अलग अलग है ना, बड़ी में से छोटी घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। उत्तर में हम वही चिन्ह लगाएंगे जो बड़ी संख्या प्लस किया तो प्लस किया गया, तो अब हमारा उत्तर आया ये। अगर हम इसको आगे कर दें 5/7 प्लस माइनस 2/3, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम 21 आ गया, उसके बाद आगे क्या आया 15 आगे आ गया, माइनस 14 पीछे, तो हमारा क्या आया 1/21। तो क्या दोनों बराबर हैं, हाँ दोनों बराबर हैं। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या क्रम विनिमय के अनुसार क्या है, हमारी सही है कि क्रम विनिमय है, परिमेय संख्या योग के अनुसार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब हम करेंगे व्यवकलन, हम क्या करेंगे अब व्यवकलन। अगर पेपर में आ जाए बच्चों ये, तो आपने निकाल के 1 मिनट नहीं लगानी, निकालते वक्त फटाफट आपने एकदम निकालना है। उसके बाद अगर उसने 2/3 माइनस 5/4, आप ये अब किसी के मन में ये तो नहीं सवाल आ गया कि हम अब बटे वाले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को तो परिमेय संख्या बोलते हैं ना। p/q के रूप में लिखी होगी तभी तो परिमेय संख्या बनेगी, अगर वो भिन्न के रूप में लिखी है, ठीक है ना, ये आपके मन में नहीं आना चाहिए। देखो अब इनका एलसीएम 12 आ गया, अगर हम घटानो करनी आती होगी भिन्न की, अगर नहीं आती तो आप बेसिक क्लासों में जाइए और भिन्न का पूरा चैप्टर है आपको वहां से सीखना चाहिए। तो 12 को हम 3 से भाग करेंगे, 4 आएगा, 4 की हम 2 के साथ गुणा करेंगे, अंश के साथ 8 आया, फिर उसके बाद 3 आया, 3 पंजे 15, कितना आया 7/- -7/12, ये आंसर आ गया, -7/12 ये आंसर आया। पांच बटे 4, 3 × 12, गलती तो नहीं होगा हमारा कहीं से। अब हम क्या करेंगे, 4 × 12, 4 दूनी 8 -3, 3 पंजे 15, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे लेंगे, इसको पीछे, 5/4 -2/3, लघुत्तम 12, 3 पंजे 15 -4 दूनी 8, तो अब हमारा बचा 7/12। क्या दोनों ये सेम है, एक माइनस का एक प्लस का, क्या हमारे दोनों सेम हैं, नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या व्यवकलन के अनुसार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ऐसे ही हम गुणा करेंगे, गुणा का क्या है, -7/3 गुणा में 6/5, ये दे रखा है। अब हम इनकी गुणा करेंगे, कट तो नहीं रहे, ये कट रहा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14 माइनस के, और नीचे क्या बच गया, 5 × 5, ये आया उत्तर। अगर हम इसको यहाँ पे करते हैं, इसको आगे करेंगे 6/5 और 7/3, ये माइनस का, 3 × 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, किसका, माइनस का, बटे में 5, क्या दोनों सेम है, ये भी माइनस का 14/5, ये भी माइनस का 14/5, तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या गुणा के अनुसार क्रम विनिमय है। तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या क्रम विनिमय
है किसके अनुसार, गुणा के अनुसार। ऐसे ही हम भाग करेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। एनसीईआरटी की बुक तो लगभग बच्चों समान होती है और लगभग क्या होती समान है। तो आप ये एनसीईआरटी की बुक है कि किसी भी, मान लीजिए चाहे एचबीएससी बोर्ड हो चाहे कोई सा भी हो, जिल्द अलग हो जाएगी लेकिन उसकी जो राइटिंग है वो सेम है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाग के अनुसार -5/4 भाग में 3/7 बराबर। अब हम क्या लेंगे, या तो अलग अलग निकाल लो इसका, पहली बिना से कैसे, गुणा भाग की जगह गुणा 7/3 करेंगे। अब इनकी कटते हैं तो काटेंगे नहीं, हम गुणा कर देंगे। 7×35 -/4 की 12, ये आ गया। अब हम इसको आगे लेंगे 3/7 भाग में -5/4। तो हम क्या करेंगे, 3/7 कैसे करेंगे और गुणा में 4/-5 करेंगे। तो अब क्या आया, 12/, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, ये तो -35/12 है और ये 12/-35 है, तो ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है, परिमेय संख्या भाग के अनुसार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, और अब याद तो बच्चों आपको सिर्फ क्या करना होता है पता, ये आपको, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए। याद करना होता आपको ये सिर्फ ये सारणी, और इनकी ही मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूं वो इन्हीं के हैं। जो ये सारणी दे रखी है हाँ नहीं वही करने होते हैं। बस आपको इसी से पता होना चाहिए कि क्या क्रम विनिमय है। अगर क्यों पूछ ले तो हम ऐसे एग्जांपल करके। अब हम पढ़ेंगे साहचर्यता। हमारा क्रम विनिमय भी पूरा हो गया, हम पढ़ेंगे अब साहचर्यता। साहचर्यता का अर्थ क्या होता है, हमको साथ चलना। अगर हमारे पास कोई भी 3 संख्या है, मान लिया जोड़ के अनुसार ये संख्या है, और अब फिर a + b + c, ये तीन संख्याएं हैं। अगर हमने इसको साथ लेके a के साथ इसको चला और फिर जोड़ा, और हमने एक और इन दोनों को साथ लेके जोड़ा, a को बाद में जोड़ा, क्या दोनों बराबर है, यही साहचर्यता है। 3 प्लस, हम देख रहे पहले पूर्ण संख्याएं, क्या देख रहे हैं, पूर्ण संख्याएं। तो 3 + 4 + 6 लगा दो बराबर 3 + 4 + 6। तो एक यहां तो इस पे ब्रैकेट है और यहां इस पे ब्रैकेट है, तो 4 3 7। पहले हम है ना ब्रैकेट को खोलते, ये भी बात मैंने है ना बेसिक क्लासों में बता रखी है। 4 3 7 + 6, 4 6 10 + 3, 7 और 6 13 और 10 और 3 13। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, पूर्ण संख्याएं योग के अनुसार साहचर्यता है। पूर्ण संख्या योग के अनुसार साहचर्यता है। साहचर्यता का अर्थ क्या है कि साथ लेकर चलना, कि ए ने बी, एक बार बी के साथ चला, कौन, बी ए के साथ चला एक बार तो, और एक बार उसने दूसरी पक्ष सी के साथ चल के ये सोचा कि मेरा मान बदलेगा या नहीं बदलेगा अगर ए को छोड़ दूंगा, तो उसने ए को छोड़ा और सी के साथ बनाया अपना साहचर्यता, तो अब उसका मान सेम रहा। तो हम कहेंगे योग के अनुसार पूर्ण संख्याएं साहचर्यता है अगर वो बराबर आए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, व्यवकलन देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, व्यवकलन देखेंगे। 7 - 2 -
5 7 -2 -5, ये वाला। अब देखो पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं तो कितना आया 7 -5 में से 2 गए, कितने आएंगे -3। अब 7 - 2 कितना आया 5 -5, ठीक है ना। अब माइनस की क्या करेंगे हम, माइनस के साथ क्या करेंगे गुना, तो कितना आया 7 गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस, माइनस के साथ गुना करेंगे कितना आएगा प्लस आएगा और 3 आएगा। तो अब 5 में से 5 गया 0, 7 और 3 10, 10 बराबर 0 के, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या है साहचर्यता नहीं है, किसके अनुसार व्यवकलन के अनुसार, किसके अनुसार व्यवकलन के अनुसार क्या है हमारी साहचर्यता नहीं है। अब हम गुणा देखेंगे, क्या देखेंगे गुणा देखेंगे। 7 गुणा में 2 गुणा में 5 बराबर 7 गुणा में 2 गुणा में 5। हमने 2 को एक बार 5 के साथ रखा, एक बार 7 के साथ रखा 2 को, ठीक है। तो अब हम पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 7 गुणा में 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 गुणा में 5, 10 सत्ते 70, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70। क्या ये दोनों बराबर हैं, हाँ है। तो इसका मतलब क्या है पूर्ण संख्या हमारी क्या है साहचर्यता, किसके अनुसार गुणा के अनुसार, किसके अनुसार गुणा के अनुसार, किसके अनुसार गुणा के अनुसार। अब हम भाग को देखेंगे, बारह भाग में 6 भाग में 2, 12 भाग में 6 भाग में 2, ये पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। 12 भाग में अगर 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आया बराबर, सॉरी यहाँ पे बराबर आएगा। अब हमने पहले ब्रैकेट खोल लिया तो हमारा क्या आया 2 भाग में 2 बच गया, 12 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा 2, और फिर उसके बाद ये भाग का निशान और ये 2। उसके बाद अब हम 12 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 4, 2 को 2 से भाग करेंगे 1। तो क्या दोनों ये बराबर हैं, क्या दोनों ये बराबर हैं, नहीं है। तो हम क्या कहेंगे पूर्ण संख्याएं क्या है भाग के अनुसार साहचर्यता नहीं है, भाग के अनुसार क्या है साहचर्यता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक, क्या पढ़ेंगे पूर्णांक पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम पूर्णांक पढ़ेंगे, किसके अनुसार साहचर्यता के अनुसार। बच्चों देखो हमारा जो ये पेज नंबर 7 है उस पे जो पूर्णांक है वो भी सेम पूर्ण संख्याओं के अनुसार है, क्या है पूर्ण संख्याओं के अनुसार है, कौन सा पूर्णांक। और हमने जो सारणी दे रखी है ना इसमें से देख के हमको ऐसे ही करने हैं ये, और हमने सारणी लास्ट में आके ये याद करनी है जो हमारे पेज नंबर 10 पर है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम उससे आगे एक एग्जाम्पल दिया है हम उनको नोट करेंगे, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि क्या वो साहचर्यता के अनुसार हम आसान निकाल सकते हैं आसानी से, या उसके अनुसार आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हैं, हम दोनों एग्जाम्पल करवाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम शून्य के समझेंगे, एक को समझेंगे, फिर ऋणात्मक और व्युत्क्रम को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है एग्जाम्पल दिया है, और वो ज्ञात करना है उसका उत्तर, केवल उत्तर ज्ञात करना है, आप कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, क्रम विनिमयता के अनुसार भी, साहचर्यता के या सीधा भी। उसने बोला 3/7
उदाहरण नंबर फर्स्ट, आपने कॉपी में उतारना है, ठीक है, इनमें से भी पेपर में आता है। ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ये है, हमने ये हल करना। देखो, हम इसको क्रम विनिमयता के अनुसार भी हल कर सकते हैं, और क्रम विनिमयता के अनुसार तभी हल करते ना अगर इनको आगे पीछे करना होता। हम इसमें ना तो कुछ दे रखा कि आप क्रम विनिमयता से हल करो, इसने दे रखा सीधा ज्ञात करना, इसको उत्तर ज्ञात कर दो। तो हम सीधा ही क्या करेंगे, इन चारों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आता है ना, लघुत्तम समापवर्त्य। हम क्या करेंगे, हरों का, जितने भी हर है, 4 हर है, इनका एलसीएम लेंगे। कैसे, 22, 21 और 11 और 7, ऐसे करके। तो हम 22 को ऐसे कैसे लिखेंगे, उसके बाद 7 × 21, 11 ऐसे का ऐसा 1, 7 एकम 1, 7। तो उसके बाद हम 11 पे चलाएंगे, 11 दूनी 22, 3 ऐसे का ऐसा, 11 एकम 11। ये हमारे गुणनखंड आ गए, इनकी गुणा करेंगे हम। 11 से 77 और 77 दूनी 154, तो 154 गुणा में 3, 3 चौके 12 का 2 का ऐसे 1, 3 5 15 और 1 16 6 का ऐसे ले 3 एकम 3 और 1 4, 462 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। हम 462 नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 462 हम नीचे लिखेंगे। क्या हमारा ये लघुत्तम समापवर्त्य, हमने इन तीनों की क्या करी है, इसकी जो ये अभाज्य गुणनखंड आया ना हमारे, हम इनकी गुणा करते हैं, और गुणा करके हमारे ये आया है, इसको हम लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। अब हम इस लघुत्तम समापवर्त्य की को 7 से पहले भिन्न के हर से क्या करेंगे, हम पहले भिन्न के हर से भाग करेंगे, और जो आएगा, पहले भाग करके देखो, 462 भाग में 7, 7 कम 42, बचे कितने, 4, और उसके बाद फिर 42 बना तो हमारा 0, तो 66 आया। 66 को जो आया भागफल, उसको हम 3 के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 के साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 × 18 काट का ऐसे ले, 3 × 18 198, वो 198 हम यहां पे लिखेंगे। निशान किस चीज का, प्लस का। अब हम एक 462 को हम 11 से भाग करेंगे, 462 को 11 से भाग करेंगे, और जो भागफल आएगा वो हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, और वो कितना आएगा, -252। उसके बाद प्लस का निशान, उसके बाद प्लस का निशान, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 462 को 21 से भाग करेंगे, और जो भागफल आएगा उसको हम -8 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और उसके बाद क्या आया, 176, -176, फिर प्लस का निशान, फिर उसके बाद हम 462 को 22 से भाग करेंगे, और जो भागफल आएगा उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे 5 से। 21 आया, 21 को हम 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 105। अब इनको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमने क्या करना है, देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, इन दोनों की गुणा करेंगे, माइनस आया, 198 माइनस 252, इस माइनस की प्लस के साथ गुणा करिए, माइनस आया, 176 प्लस 105 बटे में कितना अपना, 462। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, जिनके चिन्ह समान, इसके और इसके चिन्ह समान है,
तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले इनको आगे जोड़ लो, कितना आया 5 और 8, 13 का 3 का हासिल 1, 10 बना, 10 की 0 हासिल 1 और 1 ये, तो कितना बना 303, कितना बना 303। अब हम इनको जोड़ेंगे माइनस वाले को, 6 और 2 8, 7 और 5 12, 12 का 2 का हासिल 1 और 1 हासिल और 1 ये 2, 2 और 2 4, बटे में कितना 462। अब हम बड़ी संख्या, चिन्ह क्या है अलग अलग है, तो हम बड़ी में से छोटी घटाएंगे, कितना आएगा 5, 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 0 गए 2 और 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, उसके बाद 462। किसके आए माइनस का आया, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस की है, ये बड़ी संख्या क्या आई हमारी माइनस की, ये हमारा आंसर है। ऐसे हमने हल करना है। उसके बाद इसने क्या कहा है, उसके बाद इसने क्रम विनिमयता से भी हल करके दिखाया है, और आपने ऐसे आपको दिखा दूं, क्रम विनिमयता से हल करके दिखाया है, और उसके बाद इसने क्या बोला कि कौन सा तरीका आसान है। जोन सा भी तरीका आप क्रम विनिमयता से भी इसको हल कर सकते हैं, और जोन सा तरीका आपको आसान लगे वो आप कर लीजिए। और क्रम विनिमयता से आप कैसे करेंगे, मान लिया इसको और इसको जोड़ लो पहले, इसको और इसको जोड़ लो पहले, ठीक है, इसको और इसको जोड़ लो पहले, इसको और इसको जोड़ लो पहले। उसके बाद हम, ये हो गया सेकंड एग्जांपल आपका गुणा का है, और गुणा तो आसानी है बच्चों, कर लोगे ना, आपने दोनों से हल कर सकते हैं उसको भी, और जिसमें हल करके भी बता दिया। और गुणा मैंने पहले डिटेल में आपको ऐसे सवाल तो आपने करवाने की जरूरत भी नहीं है, अगला समझ लो ताकि वीडियो लंबी ना बने, ठीक है, वीडियो क्या नहीं बने, लंबी ना बने। और ये आपने गुणा करनी है, गुणा कर लीजिए, ठीक है। और इसको सीखने के लिए गुणा, भाग, विनोदी, जोड़, घटा सब मैंने बेसिक क्लासों में कंसेप्ट पूरे करवाए हुए हैं। क्या करवाए हैं, बेसिक कंसेप्ट करवाए हुए हैं। अगर आपने मान लिया समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं अगली हर संडे को, जो रेस्ट का दिन है ना, हर संडे को अगर आपको कोई समझ में नहीं आया ना, जो रेस्ट के दिन है मैं एक क्लास दूंगा जिसमें कमेंट में जो सम आए हुए होंगे उनको समझाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद इसने कहा शून्य जीरो की भूमिका क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शून्य को पूर्ण संख्या में जोड़ना, शून्य को पूर्ण संख्या में जोड़ना और पूर्णांक में जोड़ना, शून्य परिमेय संख्या में जोड़ना, क्या हमें एक होता है बच्चों योज्य तत्समक, क्या होता है योज्य तत्समक, इसका टोटल रूप यानी कि जो इतनी बातें लिख रखी है ना उसने, वो योज्य तत्समक ही को बताएगा आपको। और मैं योज्य तत्समक आपको एक देसी तरीके में बता दूं, उसकी परिभाषा लिखवा दूंगा। योज्य तत्समक आखिर होता क्या है, अगर किसी संख्या में, इसकी परिभाषा लिख लो, अगर किसी संख्या में किसी ऐसे अंक या संख्या को जोड़ा जाए और संख्या पर प्रभाव न पड़े, और दी गई संख्या पर कोई प्रभाव
दी गई संख्या पर लगा लो या दी गई संख्या के मान पर जोड़ करने के बाद मान पर प्रभाव न पड़े तो दी गई संख्या का योज्य तत्समक कहलाता है। योज्य तत्समक कहलाता है। अब पहले इस योज्य तत्समक शब्द से ही संबंध बनाइए, अपने इसके अंदर खोइए कि योज्य आखिर क्या है। योज्य कहां से मिला? योज्य मिला जोड़ से, योग से। दोनों एक ही शब्द है, दोनों एक ही शब्द है। तत्समक की एक सिर्फ एक ही मिलेगा, वो पूरी जितनी अनंत तक की गिनतियों हैं, ठीक है, उन संख्याओं में एक ही है बस। आखिर ऐसे कौन सा है? मान लिया मैं 3 में 1 जोड़ूं 4 बन गया, 10 में 1 जोड़ूं 2 जोड़ूं, ये तो संख्या बनेगी। 3 से 4 बनेगी, 10 से 12 बनेगी। अब मैं 14 में 1 जोड़ूं 15 बनेगी। ये तो मान में तो प्रभाव पड़ेगा, अगर घटाएंगे तब भी पड़ेगा। तो आखिर क्या करें? ऐसा कौन सा शब्द लेके आए है जो हमारा पूर्णांक ना तो धनात्मक है और ना हम ऋणात्मक बोलते उसको। अगर हम 2 में अगर 0 जोड़े, क्या है इसमें? घटा नहीं करनी है, क्योंकि हमें योग से शब्द मिला, योग से योज्य बना है, इसलिए हमें जोड़ के अनुसार देखना। 2 3 में अगर 0 जोड़ेंगे 3, 14 में अगर 0 जोड़ेंगे 14, 0 में अगर 14 जोड़ेंगे क्या बनेगा? 14। वही संख्या है कि अगर 0 जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा योज्य तत्समक क्या है? केवल एक है। केवल एक तो योज्य तत्समक कौन सा हो? 0 है। एक योज्य तत्समक कौन सा हो? केवल 0 है। 0 एक ऐसा योज्य तत्समक है जो दी गई संख्या में जोड़ने पर हम मान में यानी कि योग में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने 14 में अगर 0 जोड़ा है तो हमारा जो योगफल 14 ही आया है, उसके मान में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो पहले भी 14 ही था। इसको बोलते हैं हम योज्य तत्समक। क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक। और योज्य तत्समक हमारा क्या है? परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में 0 जोड़ेंगे क्या? फिर भी परिमेय संख्या वही आएगी। पूर्ण में जोड़ेंगे तब भी पूर्ण आएगा, पूर्णांक में जोड़ेंगे तब भी पूर्णांक आएगा, प्राकृतिक में जोड़ेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है, तब भी वही संख्या, क्योंकि उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 0 का हम क्या कहेंगे कि योज्य तत्समक। अगर पेपर में आए कि आपको कि योज्य तत्समक कौन सा है, तो आपने बोलना है 0 है, ठीक है, आपने क्या बोलना? 0 है। अब एक संख्या, ये तो था 0 का महत्व बताने के लिए शून्य की भूमिका में। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हमने एक की एक ऐसा कौन सा शब्द कहाँ यूज होता? एक हमारा एक गुणात्मक तत्समक बोलते हैं इसको। अब हमें गुणा की ओर चलते हैं। ये तो योज्य योग से लिया गया है और अब हम गुणा से दिए गए शब्द को देखेंगे, आखिर वो कौन सी संख्या है जो हम गुणा करें तो उसकी वही आएगा, गुणा करेंगे तो वही आएगा। अगर संख्या की गुणा की जाए और दी गई संख्या पर कोई, अगर किसी संख्या को किसी ऐसे अंक या संख्या की गुणा की जाए और दी गई संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े तो हमारा क्या कहलाता हो? क्या कहलाता? गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। ये परिभाषा देखना बच्चों, कहीं आपको मैथ में भी मिल जाए तो, कहीं भी गुणात्मक तत्समक क्या होता हो? गुणात्मक तत्समक। इसका मतलब क्या है? ऐसा कौन सी संख्या, कौन सा अंक है जो अगर मैं मान लिया कोई भी संख्या ली 2,
अगर मैं 1 की गुणा करूं तो 2 आया, 3 की गुणा करूं 12 आया 4 के साथ, अगर 2 की गुणा 2 के साथ करूं तो 4 आया, अगर 10 की गुणा 1 के साथ करूं तो 10 आया। तो कहने का मतलब एक ऐसा क्या है, गुणात्मक तत्समक है जो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं डालता। सिर्फ अगर यहाँ पे 2 के साथ करी, क्या करी, गुणा करी तो हमारा 4 आगे, संख्या पर प्रभाव पड़ गया। यहाँ पे 4 के साथ करी तो संख्या पर प्रभाव पड़ गया, क्यों, पहले 3 थी। तो एक ही कि पूरी संख्याओं में एक ऐसा शब्द है जो किसी संख्या से अगर गुणा करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वही संख्या होगी, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसा में हम क्या करेंगे, गुणा के रूप में, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो कुछ भी हो, प्राकृतिक संख्या हो, तो हमारा एक ऐसा शब्द है, वो कौन सा है, एक है। ये गुणात्मक तत्समक आपको पूछा जाए कि गणित में गुणात्मक तत्समक कौन सा है, तो आप बोलेंगे एक है। ठीक है, उसके बाद हम व्युत्क्रम क्रम के अनुसार चलेंगे, व्युत्क्रम क्रम के अनुसार चलेंगे। व्युत्क्रम क्रम बच्चों कल एक्सरसाइज करवाएंगे, जब उसके साथ करेंगे, क्योंकि आप इतने भूल जाओगे। और गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम क्रम, योज्य प्रतिलोम आपको तुरंत आपको समझ में आ जाएगा और तुरंत एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ट्यूसडे को हम क्या, वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और सारा A to Z सम करेंगे। इसके 11 सम है, 11 के 11 करेंगे। इसके चाहे कोई भाग हो, चाहे कोई भी कुछ हो, अगर 11 नहीं हुए तो हम कम कर लेंगे, 2 क्लास में कर देंगे कंप्लीट, लेकिन करेंगे सारे, क्या करेंगे सभी सवाल। तो आप जुड़े रहिए MS सक्सेस पॉइंट से। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया था शुरू में, तो आप शेयर कर दीजिए अपने नज़दीकियों के पास, आपके तो दोस्त हैं, जितने आपके सहपाठी हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनके पास भेज दीजिए। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आऊँ। और आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।